कि ये लोग जो हैं लोगों को गुमराह करते हैं। किस बात की गारंटी लेते हैं मोदी जी? जब 7 फेरे लिए थे, 7 वचन भी दिए थे, यशोदा को तो छोड़ दी, उसकी गारंटी कौन लेगा? आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को बेच रही है। ये जो कौशल निगम है, ये तो एक छलवा है। कैप्टन अभिमन्यु भी सुन लें और खट्टर साहब भी सुन लें और नायब सैनी भी सुन लें, इस बार कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनेगी। तो ईवीएम पर भी प्रश्न चिन्ह लगने लगा है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का गला घोट रही है। आज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। ओबीसी कांग्रेस के राष्ट्रीय चेयरमैन कैप्टन अजय सिंह यादव ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार को जहां सोशल इंजीनियरिंग का फेलियर बताया, वहीं हरियाणा में भी 2019 विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की हार का ठीकरा टिकट वितरण पर फोड़ा है। यह भी दावा किया कि इस बार ऐसी कोई गलती नहीं होगी, हरियाणा में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। कैप्टन ने ईवीएम पर भी सवाल उठाए। इतना ही नहीं, कैप्टन ने बताया कि जातिगत जनगणना से किस तरह से सोशल इंजीनियरिंग पर वान चढ़ेगी व उन सभी वर्गों की राजनीति में हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी जिसकी आज तक कोई पूछ नहीं हो पाई। उन्होंने प्रधानमंत्री की गारंटी के जवाब में भी बड़ा निजी हमला किया। कैप्टन अजय सिंह यादव शौर्य सम्मान समारोह की तैयारियों को लेकर प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से रूबरू हुए थे। हमने हमारी जो रिजांगला शहीद समारोह समिति है और विजय दिवस दोनों की हमारी जॉइंट जो है के नाम से समिति है। हम जो है 1988 से हमने सैनिक स्कूल बचाओ संघर्ष समिति बनाई थी। तब से हम हमारी समिति जो है ये बनी थी। और आप सब लोग जानते हैं कि सोनिया गांधी जी जब यहाँ रेवाड़ी आई थी, जब राजीव गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया था, तो सैनिक स्कूल की घोषणा की थी, जिसके तहत आज सैनिक स्कूल आपके यहाँ चल रहा है, जिसमें 2 बच्चे इस बार एनडीए में भी सिलेक्ट हुए हैं। और हम हर साल या तो 18 नवंबर को जो रिजांगला दिवस है, सरकार की एक अचीवमेंट है, पेंशन तो दिया नहीं, अब कर दिया नो रैंक नो पेंशन। ये कहते हैं मोदी की गारंटी। यहाँ पर आए थे 2014 में, 1 रैंक 1 पेंशन की बात कही थी, वो तो गई पता नहीं कहाँ बात। आज तक हमारे फौजी भाई लड़ रहे हैं 1 रैंक 1 पेंशन के लिए। नौकरी कर दी 4 साल की। जहाँ भर्ती 40,000 होती थी, साल 1 लाख होती थी, उसको घटा के 40,000 कर दी। इसमें से 25,000 हर साल 4 साल के बाद अपने घर आ जाएंगे। 15,000 केवल सैनिक हमारे 1 साल में भर्ती होंगे देश में। हम लड़ाई हमारी चीन से है, जिनकी सेना सबसे बड़ी सेना आज भी है। आप अपनी सेना की नफरी कम कर रहे हैं। आप ये क्या कर रहे हैं? क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? जो नींव है, कभी आप बताइए, फौजी तो अफसर तो परमानेंट और जवान जो है वो ठेके पे। इस देश की नींव को कमज़ोर कर रहे हैं, क्योंकि जो फौज है हमारे देश की नींव है, उसको कमज़ोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमारा अखंड भारत है। इनके पास कोई काम नहीं है। नेहरू जी को, इंदिरा जी के बारे में गलत बयानबाजी करना। इस देश को अखंड भारत बनाने का काम अगर किसी ने किया था तो सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये लोग जो हैं लोगों को गुमराह करते हैं। किस बात की गारंटी लेते हैं मोदी जी? जब 7 फेरे लिए थे तो 7 वचन भी दिए थे। यशोदा को तो छोड़ दी, उसकी गारंटी कौन लेगा? ये मोदी जी की गारंटी है। तो ये लोग जो हैं, क्या मैं चाय बेचता था, आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को बेच रही है। जो 70 साल में इस देश ने कमाया था उसको बेचने लग रही है। तो मेरा यही कहना है कि आज जो हमारा 16 दिसंबर को रिजांगला पार्क 11 बजे वहाँ पर हमारा कार्यक्रम होगा।
लेकिन उन्होंने कहा कि हुड्डा सरकार सबसे ज्यादा ठेका पर था, लेकिन उन्होंने पुलिस महकमे भी ठेके पे लिया है, जो ये एसपी वगैरह भर्ती के, तो ठेका पर तो उन्होंने स्टार्ट की थी गलत तरीके से। नहीं, पुलिस में तो हमने कभी ठेके पे नहीं लिए, वो तो बिल्कुल बयान उनका गलत है। और ये तो कच्चे कर्मचारी तो हमारे टाइम में लगते थे, लेकिन ये तो अब जो है, जो ये जो कौशल निगम है, ये तो एक छलवा है। इसमें जो है 1 साल के लिए केवल नौकरी देते हैं, उसके बाद अपने घर भेज देते हैं। हमारे टाइम में जो कच्चे कर्मचारी थे, जैसे पब्लिक हेल्थ में, उनको आज 13-14 साल हो गए आज तक लगे हुए हैं। यहाँ तो कौशल निगम में तो कॉन्ट्रैक्ट है 1 साल का, 1 साल के बाद कहते हैं छुट्टी। तो जो बात हुड्डा साहब ने कही है वो सही कही है, बात कही है। और मैं समझता हूँ कि इस बार कैप्टन अभिमन्यु भी सुन लें और खट्टर साहब भी सुन लें और नायब सैनी भी सुन लें, इस बार कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनेगी। अब जो 3 राज्यों में चुनाव है, जैसा बीजेपी बोल रहे थे बीजेपी की नीतियां खराब है, 3 राज्यों में जो चुनाव परिणाम आए बीजेपी के फेवर में आए, तो उसी को लेके ये कह रहे हैं कि हरियाणा में हम ये तेलंगाना को भूल जाते हैं आप लोग। वहाँ पर हमने बम्पर जीत करी है और 70 सीट हमने जो है राजस्थान में भी ली है। ये नहीं है कि, और वहाँ पर तो उनको अब उनकी जो है कर्मचारियों की पेंशन बंद हो जाएगी। जो पेंशन वो जो अशोक गहलोत जी ने दी थी उनको, जो कर्मचारी हैं, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि वहाँ पर भी वो छत्तीसगढ़ में 35 सीट आई हैं हमारी, और वहाँ पर जो है 300 सीट ऐसी हैं जहाँ 16 जगह 300 से कम हार हुई है। तो वो किसका कमाल है? ईवीएम का कमाल है। यानी कि आप देखिए 2 बजे 35 और 54 थे और कह रहे थे कि अभी 16 या 20 सीट ऐसी हैं जहां 300 से कम गिनती होनी है। और 95% कई जो हैं मशीनें कहते हैं कि वो उनके जो है सैली वीक नहीं हुए, 95% 4 थी। तो ईवीएम पर भी प्रश्न चिन्ह लगने लगा है, और जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में दायर भी कर रखी है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का गला घोट रही है। आज ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है, और बात करते हैं कि मैं चाय बेचता था। चाय नहीं, इन्होंने तो देश बेच दिया। जो कांग्रेसी नेता है वहाँ पे, उस पे वो रेड पड़ी 200 करोड़ रुपए, कुछ अभी भी काउंटिंग हाँ तो जा रही है। अरे भैया, अगला जो है कारोबारी है, उसके बारे में डिटेल में उससे पूछताछ करो। हम कब मना कर रहे हैं कि पैसा किसका है? उसका वो बहुत अरबों खरबों का उसका काम है, उसका काम है जवाब देना। कांग्रेस पार्टी ने उसका पैसा थोड़ी ना, इंडिविजुअल आदमी वहाँ का एमपी है, वो अपना जवाब देगा। इनकम टैक्स वालों का काम है जवाब दे भी लेना। ईडी है, अपना जवाब दे भी लें। लॉ विल टेक इट्स ऑन कोर्स। उत्तम साहब, आप पहले इससे आपने बयान दिया था कि पार्टी के लिए संगठन जरूरी है, तो हरियाणा में सरकार कांग्रेसी कैसे बना जब संगठन अभी तक आपको बने? पिछली बार हमारा कोई संगठन था क्या? 31 सीट ले गए थे हम। और आपको बताना चाहूँगा 20 सीटें ऐसी थी जिन लोगों की टिकट काट दी, मेरिट के आधार पर टिकट नहीं दी, वरना हमारी 51 सीट आनी थी पिछली बार। और हमारा संगठन जो है ब्लॉक लेवल तक, बूथ लेवल तक हमारे जो पर्यवेक्षक आए हुए हैं और काम चल रहा है। हमारे यहाँ रेवाड़ी में भी चल रहा है काम, बावड़ में भी चल रहा है, कोसली में भी चल रहा है। ये नहीं कि नहीं चल रहा है, सिर्फ जिले के अध्यक्षों की घोषणा होनी है। लेकिन ब्लॉक लेवल पे हर 30 या 40 बूथ के ऊपर एक ब्लॉक अध्यक्ष बनेगा, हर 10 या 15 के ऊपर सेक्टर का अध्यक्ष बनेगा, और बीएलए बनेंगे, बूथ लेवल की कमेटी बनेगी। सारा काम जो है वो चल रहा है। कब तक उम्मीद लगाए, क्योंकि काफी दिनों से ये तो ऑलमोस्ट तैयार है नीचे ब्लॉक लेवल तक का। यहाँ का जल्दी, जैसे ही अभी ये चुनाव खत्म हुए हैं, अभी समीक्षा चल रही है। ये जो हमारे 3 प्रदेश जहाँ हार हुई है वहाँ समीक्षा हो रही है, और वहाँ पर जो है आपको पता है सीआरपी लीडर भी नियुक्त करने हैं, तो उसके बाद करेंगे घोषणा। कप्तान साहब, चुनावों के बाद इंडिया में जो ग्रुप बनाया है उसमें कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी?
नहीं नहीं, इस अकेले अकेले कांग्रेस की भूमिका नहीं होती, मिलके करेंगे। अब तो ममता बनर्जी भी कह रही है, अखिलेश जी भी कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं कि हम मिलके हमें लड़ना पड़ेगा। और देखिए ऐसा है कि यहाँ पर राजस्थान में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लड़ाई सीधी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में थी, और वहाँ पर किसी वजह से मध्य प्रदेश में नहीं कर पाए, क्योंकि जिन सीटों पर जो कमलनाथ जी ने जो बताया था, जो सीट वो मांग रहे थे, ये देने के लिए तैयार नहीं थे, तो कुछ वहाँ पर जो है एडजस्टमेंट नहीं हो पाया, तो उसकी वजह से ये बात हुई है। देखिए ऐसा है, वहाँ पर जो मध्य प्रदेश है उसके बारे में मैं जानता हूँ, 230 सीट में से 95 सीट दी है स्वर्ण जाति के लोगों को, जिनकी आबादी 22 से 25% है, और 230 में से 54 सीट दी है ओबीसी को, उनको दी है 25%। अगर 80-85 सीट अगर इन्होंने ओबीसी 54 दी है, 54 से बढ़ाकर 80-85 कर देते तो सोशल इंजीनियरिंग वहाँ हो जाती और हमारी जीत सुनिश्चित होनी थी। तो वहाँ पर जो है टिकट वितरण में उसकी समीक्षा की जा रही है कि किसकी गलती नहीं है, उसके बारे में भी कार्य किया जा रहा है। और एक बात आपको मैं बता देता हूँ, जातीय जनगणना के बारे में ये प्रचार किया जा रहा है, ये केवल ओबीसी के लिए फ़ायदा है, ओबीसी का अकेले का फ़ायदा नहीं है। स्वर्ण जाति ईडब्ल्यूएस में 10% आरक्षण मिलता है, उसमें सबसे गरीब आदमी कौन है वो कैसे पता लगेगा? वो जातीय जनगणना से पता लगेगा। पंजाबी समाज में, ब्राह्मण समाज, सबसे गरीब आदमी कौन है, किसके पास कच्चा मकान है, किसके पास पक्का मकान है। ओबीसी के अंदर जो है कौन सी ऐसी कास्टें हैं, जैसे नाई, धोबी, तेली हैं, जो एमएलए विधायक नहीं बन सकते, उनके लिए आप अलग स्कीम फॉर्मेट करेंगे। आप एससी के अंदर कई ऐसी जातियाँ हैं, धाणक है, खटीक है, ऐसे लोग हैं, उनको आप राज्यसभा में या कहीं चेयरमैन बोर्ड के अंदर। तो जब तक आपके पास डाटा नहीं मिलेगा आपको, चाहे वो ट्राइबल हो, चाहे ओबीसी के हों, जातीय जनगणना, मोदी जी कहते हैं युवा, किसान और गरीब और महिला, 4 लोगों को वर्णों में बांटा है उन्होंने। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आप कौन सी महिला को आप स्कॉलरशिप देंगे, कौन सी महिला को आप मकान देंगे, जब तक आपके पास डाटा नहीं होगा। डाटा किससे होगा? कहते हैं भी जाति क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो सर्वेक्षण है वो जातीय सर्वेक्षण है, इससे कोई समाज बट नहीं रहा, बल्कि समाज का भला होगा। तो सबसे गरीब आदमी है उसको, उसकी भलाई के लिए कार्य होगा। ये भ्रम फैलाने का काम मोदी जी बड़े माहिर है इस मामले में। अपनी जो यशोदा को भी भूल गया, 7 वचन उसको भी दिए थे। साहब, प्रदेश अध्यक्ष बदलने की बात करें, कुमार का नाम भी आ रहा है। अब यार इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? इसके बारे में या तो बाबरिया जी से बात करो, या फिर अपने जो वेणुगोपाल जी वो कह सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष बदलना है नहीं बदलना, मेरे हाथ की बात नहीं। हम तो अपना काम करेंगे। मैं तो बल्कि आज ही मुझे फ़्लाइट है मेरी 8:35 पे बेंगलोर जाना है मेरे को। कल जो है धर्मापुरी में बेंगलोर के अंदर जातीय जनगणना पर गोष्ठी है, संगोष्ठी है। तमिलनाडु के जो प्रेसिडेंट है हमारे पीसीसी के, उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया कि आप जातीय जनगणना के बारे में समझाएं कि जातीय जनगणना का फ़ायदा क्या है। मैं ना तो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में हूँ, ना वहाँ की प्रदेश इलेक्शन कमेटी में हूँ, तो मैं इसका क्या जवाब दूँ? या तो मैं सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में होता तो मैं कुछ पैरवी करता उनकी। मेरा काम था नाम रिकमेंड करके भेजना, वो मैंने कर दिया था। बाकी तो वहाँ की जो स्क्रीनिंग कमेटी है, प्रदेश इलेक्शन कमेटी, वो उसकी जवाबदेही है ना, जवाबदेही है। मैं कैसे कह दूँ? जो मेरा काम था मैंने अपना कर दिया था। ओबीसी का जो अच्छे कैंडिडेट थे उनके नाम भेज दिए थे हमने।